नमस्कार सभी को। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 स्कूल व्याख्याता समावेशी शिक्षा के अंदर एक अधिनियम और एक्ट के रूप में लिखा हुआ है कोर्स में। और ये मान के चले इस अकेले एक टॉपिक, ये जो RPWD एक्ट जिसको हम 2016 कहते हैं, ये अकेला टॉपिक कम से कम 5, मैं आज कह रहा हूं कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे। कितने और ज्यादा आ सकते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि ये इसी पे ही सारा का सारा दिव्यांगजनों की बात की सारी चीजें वो निर्धारित होती है। क्योंकि इस एक्ट में जो चीज दे दी है वो सारी की सारी उनको उपलब्ध करवाने के लिए बाद में सारे जो परिवर्तन है वो किए जाते हैं। यह कोई छोटा एक्ट नहीं है, ये दिव्यांगजनों की जिंदगी को बदलने वाला एक्ट है। यह एक्ट जब 2016 में बना तो इसने PWD एक्ट जो 1995 का था उसको प्रतिस्थापित किया, उसका स्थान लिया। इस एक्ट में थोड़ा सा ये लंबा एक्ट है, इसकी थोड़ी लंबी क्लासें चलेगी। इसका जो मूल एक्ट है ये तो मैंने आपको PDF में उपलब्ध करवा ही दिया। मैंने उसी मूल एक्ट को सरल भाषा में करते हुए आपके सामने मेरे खुद की जो है हाथों से लिख के और ये आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बहुत सारे बच्चों ने ये कहा सर उसका जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी टफ रहती है, हम उसको उतना समझ नहीं पा रहे, और लगभग वो 35 पेज का है मूल। मैं कह रहा हूँ 35 पेज का है तो पढ़िए उसको, दिन रात पढ़िए, चाहे उसको भी पढ़िए, क्योंकि मैंने तो पूरा लगभग वैसा का वैसा ही यहाँ पे लिखा है। थोड़ा लैंग्वेज को सरल किया, आपके समझने की जो है उसके अंदर किया है। इम्पोर्टेंट बहुत है ये, इसलिए इस टॉपिक के अंदर आपको दिन लग सकते हैं। इस टॉपिक में हमें 6, 7, 8, 10 क्लासें भी लग सकती है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर जो अध्याय है वो टोटल 17 है। इसमें जो धाराएं हैं वो टोटल 102 है, और एक लास्ट में अनुसूची है। वो अनुसूची 100% 1 या 2 क्वेश्चन तो सिर्फ उस अनुसूची में से ही आने हैं। जैसे RTE एक्ट है, उसमें 7 अध्याय है, 39 धाराएं और एक अनुसूची है। ऐसे ही ये RPWD एक्ट है, इसमें 17 अध्याय है, 102 धाराएं हैं और एक अनुसूची है लास्ट में। भारत के प्रत्येक दिव्यांगजन की जीवन को, जिंदगी को बदलने वाला ये एक्ट हमारे सिलेबस में है, तो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम इसमें से एक एक करके इस क्यों बना, भारत ने जब बनाया तो भारत ने किस चीज को ध्यान में रखा, कब ये बना, किसने बनाया, कितने तारीख से ये लागू हुआ, और इसके 17 अध्याय कौन कौन से हैं और कौन सी धारा उसमें संबंधित है। आइए बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक के साथ इसकी हम शुरुआत करते हैं कि ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये रहा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। पहला ही क्वेश्चन आ जाए कि दिव्यांगजनों के लिए 2016 में एक एक्ट बना था, उसका निम्न में से पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, RPWD एक्ट 2000। RPWD हम बार बार इसको बोलते हैं RPWD, जैसे हम उसको RTE बोलते हैं एजुकेशन में, ऐसे RPWD, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। 2016 का अधिनियम संख्या 49 है। ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि ये जो राजपत्र में छपा है वो ही हमने लिखा है। गवर्नमेंट का खुद का कानून जो संसद ने बनाया है वो ही हमने लिखा है। 2016 का ये अधिनियम संख्या उस समय का 49 है, और ये 27 दिसंबर 2016, कब? 27 दिसंबर 2016 का ये इस प्रकार का जो है वो एक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, देखिए यहां इसकी शुरुआत जो होती है वो यहां से है। इसका मतलब भारत ने यदि RPWD एक्ट बनाया है, और क्वेश्चन आ जाए भारत ने क्यों बनाया, किसको ध्यान में रखा, तो भारत ने ध्यान रखा UNO का, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006, हमने तो 10 साल बाद बनाया है, उन्होंने तो 13 दिसंबर 2006 को कोई बात कर ली थी, हमने तो 27 दिसंबर 2016 को ये बात की, यानी फिर भी हम 10 साल पीछे हैं। तो उन्होंने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभी समय, यानी जो विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कन्वेंशन होते हैं, उन कन्वेंशन की ये बात यहाँ पे की गई है कि दिव्यांगजनों के
अधिकारों पर एक कन्वेंशन को अंगीकृत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 2006 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था, यानी इसको अपनाया था। और पूर्वोक्त यानी ये कन्वेंशन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हमारा जो मेन जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी का एक्ट है, उस एक्ट में ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। ये सारा का सारा ओरिजिनल ही है, बस मैंने मेरी एक सिंपल लैंग्वेज में यहां पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसका मतलब दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो सिद्धांत लिखे गए हैं, किसमें? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 13 दिसंबर 2006 के कन्वेंशन में। उसमें क्या चीज है? उसमें पहला लिखा है कि अंतर्निहित गरिमा, किसकी? दिव्यांगजन की। अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, यानी उसकी हम अंतर्निहित गरिमा का ध्यान रखेंगे। वैयक्तिक स्वायत्तता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का हम आदर करेंगे, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है। यानी किसी भी व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उसकी अंतर्निहित खुद की गरिमा और खुद की व्यक्तिक स्वायत्तता का आदर हमें करना चाहिए। ऐसा ये इस प्रकार का यूएनओ का जो इस प्रकार का एक्ट है वो कहता है। दूसरी बात कहता है अविभेद, कोई भेद नहीं होना चाहिए दिव्यांगजन और बिना दिव्यांगजन के बीच। तीसरा क्या कहता है? समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी, कंप्लीट हो और इफेक्टिव हो, यानी समाज में पूर्ण हो और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना, इसका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और वो उसमें हमेशा शामिल भी होना चाहिए। मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण, यानी मानवीय भेदभाव नहीं हो, मानवता के एक भाग के रूप में हम हर एक दिव्यांग जो है उसकी, दिव्यांगजन की जो भिन्नता है, जो भी शारीरिक मानसिक जो भी रक्त की किसी भी प्रकार की उसकी भिन्नता हो सकती है, उसका हम आदर करेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे कि ऐसा हो सकता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना इस प्रकार के लोगों के बीच में नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात तो यूएनओ कह रहा है। हमने इसी के आधार पे हमारा कानून बनाया, क्योंकि ये हमारे कानून जो आरपीडब्ल्यूडी कानून है वहां शुरुआत इसी से हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि भारत ने यूएनओ का जो कानून 2006 था उसको अपनाया था, उसमें कौन सी बात नहीं थी? तो जो थी वो तो ये रही, अवसर की समानता। ऐसे लोगों के लिए अवसर की भी समानता होगी। किसकी समानता होगी? अवसर की भी समानता होगी। ऐसे लोगों के लिए पहुंच भी होगी। क्या होगा? पहुंच होगी। पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का असमानता नहीं होगी। पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता होगी, इक्वलिटी होगी। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहुंच का मतलब यहाँ एक्सेस होना चाहिए, सुगम्य जो भारत चलाया अभियान वो कम से कम इसी को ध्यान में रख के चलाया गया अभियान। दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर, दिव्यांग बच्चों में भी जो क्षमता है, दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार के लिए आदर। यानी दिव्यांग बालकों की जो क्षमता बढ़ रही है हम उसका भी आदर करेंगे और इन दिव्यांग बालकों की जो पहचान है उसका भी हम आदर करेंगे। तो ये विशेष तौर से जो यूएनओ का जो एक्ट है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 महत्वपूर्ण बातें 100% ऐसा का ऐसा इस पीडीएफ का नोट्स निकालना। इसी को ही आप तो जितना पूरा एक्ट जो मैं इस पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूं उसको पढ़ते रहना। ये बिल्कुल मेम की ही कॉपी है, बस इसमें थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज सरल किया है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से मैं आज ही लिख देता हूं यहाँ पे कि यदि एक्ट आता है तो इससे 5 से और ज्यादा कितने हो सकते हैं वो आरपीएस से जाने। क्वेश्चन बहुत शानदार, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा, एक्ट बहुत शानदार है ये, और इसी के आधार पे आगे की सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात ये यूएनओ से शुरू करता है। यूएनओ का जो एक्ट है उस यूएनओ के एक्ट का इतना अच्छा हवाला देता है कि जो उन्होंने 13 दिसंबर 2006 को कन्वेंशन में जो एक्ट बनाया उसमें जो बात कही गई है वो अंतर्निहित गरिमा की है, व्यक्तिगत स्वायत्तता की है। वो किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता है और व्यक्तियों की सामूहिक रूप से स्वतंत्रता हो सकती है।
कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, अविभेद की बात करता है। समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होने की बात करता है। मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उसको ग्रहण करने की बात करता है। अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। पहुंच, एक्सेस की बात करता है, ऐसे लोगों की पहुंच हर जगह सार्वजनिक स्थानों पे या जहां पे भी जो लोग ज्यादा जाते हैं ऐसे स्थानों पे होनी चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता होनी चाहिए, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर करें और दिव्यांग बालकों की जो पहचान है उनकी पहचान को परिरक्षित करने के उनके अधिकार का भी हम आदर करें। उनको सुरक्षित रखने के कोई यदि अधिकार है तो उन अधिकारों का भी हमें आदर करना चाहिए। ये देखिए बहुत ही शानदार, मुझे लगता है ये अपने आप में क्वेश्चन है। भारत इस अभिसमय यानी उक्त अभिसमय यानी उक्त कन्वेंशन जो मैंने ऊपर पढ़ा है, उक्त कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और यूएनओ का जो 13 दिसंबर 2006 का जो कन्वेंशन है, भारत ने कहा यस हम मानते हैं, हम लागू करेंगे। तो भारत ने 1 अक्टूबर 2007, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भारत ने 1 अक्टूबर 2007 1/10/2007 को उक्त अभिसमय यानी कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था, यानी इस पे हस्ताक्षर किया था। हमने जो 13 दिसंबर 2006 का यूएनओ का जो कानून था उस कानून को कह दिया यस भारत इसको मानेगा। लेकिन हमने थोड़ा सा बाद में कहा, हमने कहा 1 अक्टूबर 2007 को, और यही वो डेट है जो आपसे पूछी जा सकती है। 1 अक्टूबर 2007 भारत ने संयुक्त राष्ट्र का जो अभिसमय कन्वेंशन था दिव्यांगजनों, उसको अनुसमर्थन या उस पर हस्ताक्षर कब किए? 1 अक्टूबर 2007 को। पूर्वोक्त यानी पूर्वोक्त अभिसमय को भारत में कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि जब हमने इसका अनुसमर्थन कर दिया, हमने इसकी बात को मान लिया, तो अब इसको भारत में भी लागू करना आवश्यक माना गया। तो ये यहां से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि बात इंटरनेशनल लेवल पे चली थी, और जो इंटरनेशनल पे चली, भारत ने वहां गया, भारत ने उस पर साइन किए, बात मानी और कमिटमेंट करके आए कि हम भारत में लागू करेंगे। तो यहां पे इस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो बाद में बनी। देखिए, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अभिसमय और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने अपना RPWD एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट बनाया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने कौन सा अधिनियम बनाया? RPWD एक्ट 2016 बनाया। ये रहा, भारत गणराज्य ने, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट होती है, भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यह RPWD एक्ट बनाया किसने? यह RPWD एक्ट भारत में भारत की संसद ने बनाया। संसद द्वारा अधिनियम, जब भी कोई अधिनियम बनता है, जब भी कोई अधिनियम बनता है, उस अधिनियम पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। ये और तीनों को मतलब ये हो गया कि वो संसद के द्वारा पारित है। और ये ऐसा क्वेश्चन RT के संदर्भ में, ग्रेड फर्स्ट में RT के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये RT किसने बनाया? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो भारत की संसद के द्वारा क्या किया गया है? अधिनियमित किया गया है। ये ध्यान रखना, कौन से वर्ष में, आपसे ये पूछा जा सकता है कि RPWD एक्ट भारत की संसद ने बनाया, भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में बनाया? ये लो जा सामनेदार क्वेश्चन, कब बनाया? 67वें वर्ष में। ये रहा 67वां, 67 जो है ईयर है। भारत गणराज्य की बात कर रहा है, ये भारत गणराज्य की बात कर रहा है, भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा। भारत की स्वतंत्रता जब हुआ था तब तो हमारा संविधान था ही नहीं। जब संविधान बन गया, लागू हो गया, उसके बाद भारत की जो गणराज्य वाली बात है उसकी बात कर रहा है ये। भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में यानी 2016 में। ये दीजिए RPWD एक्ट। तो ये विशेष तौर से जो है ये बहुत ही शानदार एक्ट जो है 2016 का। अब यहां पे जिसको मैंने RPWD एक्ट को इस प्रकार से लिखा है, यहां पे आपको 5 बार चाहे तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना अपने रजिस्टर में,
यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या होगा मैं बता दूं आपको। यहां पे क्वेश्चन पूछता है, अध्याय और अध्याय का नाम मैच करवाएगा आपसे। वो मैं फिर कह रहा हूं, वो अध्याय और अध्याय का नाम मैच करवाने का कार्य करेगा। आरटीई में ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है आरपीएससी का। आप पुराने रीट के ग्रेड फर्स्ट के क्वेश्चन उठा के देख लेना, 6, 7, 8 बार उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि, क्योंकि ये तो परंपरा बनी हुई, तो पूछेगा अध्याय इतने नंबर और उसका नाम, असंगत कौन सा है या संगत कौन सा है, या सुमेलित कीजिए। उल्टे पुल्टे लिखेगा और फिर कहेगा कि चलो खींचो ड्रॉ और बताओ कौन सा कहां लिखा है। ए में चौथा, बे में दूसरा, से में तीसरा, ऐसे करके बताना पड़ेगा आपको। तो यहां पे हम उसी रूप में देख लेते हैं। ये तो अध्याय की संख्या है, ये अध्याय का नाम है, और ये इधर संबंधित धाराएं हैं। तो ये विशेष तौर से आपको देखना है। यहां से बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो आपका अध्याय और अध्याय का नाम। यहां तो वो बार बार पूछता है, मैंने सामने इसके संबंधित धाराएं भी लिख दी है, तो आपके लिए अच्छी बात है। ये आपको ऐसे कैसे पीडीएफ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ निकालना है और पढ़ना है। आइए देखते हैं। अध्याय नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक। और मैं बता दूं, हमारे जितने भी अधिनियम है, उन सभी अधिनियमों में पहला अध्याय हमेशा ही प्रारंभिक होता है और लास्ट अध्याय हमेशा ही प्रकीर्ण होता है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहला अध्याय हमेशा ही प्रारंभिक होगा और पहले अध्याय की धाराएं भी हमेशा अधिनियम के रूप में हमेशा सेम रहती है। पहली धारा इसका पूरा नाम, दूसरी धारा परिभाषा, फिक्स रहता है। तो पहला अध्याय इसका जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, उसका नाम है प्रारंभिक। अध्याय नंबर कौन सा? पहला। नाम क्या? प्रारंभिक। धारा कौन सी? पहली और दूसरी। तो ध्यान रखना, ये आज ही एक क्वेश्चन आप अपना पक्का कर लेना। अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 का नाम है अधिकार और हकदारियां। क्या नाम है? अधिकार और हकदारियां। धारा कौन सी? 3 से 15, यानी ये बड़ा अध्याय है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें टोटल जो है अभी पता चल जाएगा 17 अध्याय और 102 धाराएं हैं। तो भाई साहब इसमें 5, 6, 7, 10 दिन लग सकते हैं आपको, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। टुकड़ों में मिलेगा, ये एक साथ नहीं मिलेगा आपको। अध्याय जो है दूसरा, अध्याय दूसरे का नाम है अधिकार और हकदारियां, जो है इसमें धारा 3 से 15, 3 से 15। अध्याय नंबर 3 शिक्षा, ये लीजिए, ये तो वैसे भी पूछा जा सकता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन सा अध्याय शिक्षा की बात करता है? वो आप कहोगे तो बहुत सारी जगह बात, अरे नहीं, शिक्षा की बात करने का मतलब कौन सा अध्याय जो शिक्षा का है। तो अध्याय नंबर 3 शिक्षा, 6 से 18, 6 से 18 बड़ा अध्याय है, छोटा अध्याय नहीं है, क्योंकि यहां पे दिव्यांगजनों की शिक्षा की बात कौन से अध्याय में? तीसरे में। तीसरे अध्याय में किसकी बात? दिव्यांगजनों की। कितनी धारा? 6 से 18। अध्याय नंबर 4 कौशल विकास एवं नियोजन। यहां पे चौथे में कौशल विकास की बात करता है। अध्याय 4 का नाम है कौशल विकास और नियोजन, और संबंधित धारा है 19 से 23। संबंधित धारा 19 से 23 नंबर की ये धारा है। अध्याय का नाम है जो अध्याय नंबर 5, और 5वें अध्याय का नाम है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। यानी सामाजिक सुरक्षा, बीमा की बात, स्वास्थ्य की बात, पुनर्वास की बात और मनोरंजन की बात। ये जो सारी की सारी बात है, तो ये 5वें अध्याय में जो 5 बात कही है, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, आमोद और प्रमोद, इसको अगर हम 2 मान ले तो 5वां अध्याय 5 बात, तो ये है 24वें से लेकर 30वें नंबर की धारा। इसमें कौन सी? 24 से लेकर 30 तक। अध्याय 6 संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध, यानी जो भी संदर्भित दिव्यांगजन हैं उसके लिए क्या विशेष उपबंध है, ये इसकी बात अध्याय नंबर 6 में की गई है। ये विशेष तौर से ध्यान रखिए, ये छठा अध्याय है जिसमें 31 से लेकर 37 नंबर की धारा इसके अंदर है। अगला है 7वां उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। यदि किसी को उच्च सहायता की आवश्यकता है, यह विशेष तौर से ध्यान रखना। अध्याय 7 उच्च आवश्यकता वाले जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो विशेष उपबंध है, इसमें धारा 1 ही है 38वें नंबर की। कौन से नंबर की?
7वें में केवल एक धारा है 38वें नंबर की, और 7वें अध्याय का नाम है उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध, और छठे का नाम है संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। तो ये उल्टा पुल्टा करते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छठे में संदर्भित दिव्यांगजन है और 7वें में उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन है। तो दोनों में ये इतना सा अंतर, आगे इन सबकी डेफिनेशन आएगी कहीं ना कहीं। अध्याय नंबर 8 समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। ये देखिए आरटी में ऐसा कैसा है, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है। ये अध्याय नंबर 8 है, समुचित सरकार। समुचित सरकार क्या होती है? जहां जो जैसी सरकार उचित है वो ही समुचित है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार, छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई छावनियां है तो वहां पे भी केंद्र सरकार, और राज्यों में राज्य सरकार, संघ क्षेत्र जैसे दिल्ली है वहां संघ सरकार यानी वहां भी केंद्र सरकार। तो कुल मिला के ये समुचित सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार तो होती ही होती है। तो समुचित सरकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व ये लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100% जो है वो आपको उसमें आ सकता है। 39 से लेकर 48 नंबर की धारा अध्याय नंबर 8 में है। अध्याय नंबर 9 दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान। 9वें में यह कहा कि दिव्यांगजनों के लिए जो भी संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रीकरण करवाना पड़ेगा और ऐसी संस्थाओं को अनुदान देना पड़ेगा। यह 9वां अध्याय बात कर रहा है। और रजिस्ट्रीकरण और अनुदान के लिए जो धारा है वो है 49 से लेकर 55 तक की धारा, 49 से 55 तक की। अध्याय नंबर 10 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन, यानी जो भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं हैं उनको प्रमाणित करने का काम, ऑथेंटिक करने का काम कौन करेगा, कौन अधिकारी होगा, वो इसमें सारा लिखा है। इन विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन 56 से लेकर 59 की धारा जो है वो अध्याय नंबर 10 में है। अध्याय 10 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन। अध्याय 11 है केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अध्याय नंबर 11 लगा लेना, इसमें से अंदर से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो अध्याय नंबर 11 है वो कह रहा है कि केंद्र के स्तर पे सलाहकार बोर्ड बनेगा और राज्य में भी सलाहकार बोर्ड बनेगा। आरटी में क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कितने सदस्य होंगे, तो यही तो क्वेश्चन आते हैं। अध्याय 11 है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर की समिति, इन तीनों के लिए जो बात कही गई है वो अध्याय नंबर 11 है। और धारा है 60 से लेकर 73 तक की धारा। कौन सी? 60 से लेकर 73 तक की धारा इसके अंदर शामिल है। ये देखिए अध्याय नंबर जो 12 दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त। दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार के स्तर पे मुख्य आयुक्त और राजस्थान में जो राज्य आयुक्त होंगे। ये 12वां अध्याय है आयुक्त का, जिसमें धारा 74 से लेकर 83 तक इसमें है। अध्याय नंबर 13 विशेष न्यायालय। ये अच्छा है कि अध्याय नंबर 13 किससे है? विशेष न्यायालयों से संबंधित है। 84 और 85 नंबर की धारा इसमें 13वें अध्याय में है। कुछ विशेष न्यायालय जिला स्तर पे स्थापित सेशन कोर्ट्स बन सकती है जो इन्हीं की चीजों की जो है सुनवाई करेगी। विशेष न्यायालय की बात अध्याय नंबर 13 में की गई है। अध्याय नंबर 14 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि। ये मैंने आपको एक वीडियो दिया भी था और YouTube पे वीडियो भी है। मैंने राष्ट्रीय निधि, नेशनल जो है ट्रस्ट है, उसके बारे में कुछ बताया भी था कुछ चीजें। तो वो नेशनल जो ट्रस्ट जो बना है, क्वेश्चन आ जाए कि जो राष्ट्रीय निधि है जो बनी हुई है वो राष्ट्रीय निधि RPWD एक्ट की कौन से अध्याय में बात करती है? अध्याय नंबर 14 में। और 86 और 87 नंबर की जो है धारा इसमें बात करती है। और राष्ट्रीय निधि के लिए जो बात करती है वो 86 नंबर की धारा है। कौन से नंबर की? 86। ये लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया था वहां पे कि RPWD एक्ट की जो 86 नंबर की जो धारा है उसके अनुसार राष्ट्रीय निधि, और अभी हाल ही में 2025 में इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। मैंने कल ही तो आपको वीडियो बता के दिया था। 2025 के संशोधन मैंने एग्जैक्ट वैसे के वैसे आपको वीडियो में दिए हुए हैं, आप देखें वहां पे। 14 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की बात की गई है। यह राष्ट्रीय निधि 86 और 87 में है। अध्याय नंबर 15 दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि। देखिए 14 में तो है राष्ट्रीय निधि और 15 में है राज्य निधि। और राज्य निधि की बात की गई है धारा नंबर 88 में। कौन सी धारा में? धारा नंबर 88। किससे संबंधित?
राज्य निधि। धारा नंबर 86 वैसे राष्ट्रीय निधि। अध्याय नंबर 16 अपराध और शास्तियां, अपराध और पेनल्टी। अपराध और शास्ति 89 से 95 नंबर की धारा, अध्याय नंबर 16 जो है अपराध और शास्तियां। तो अध्याय 16 अपराध और शास्ति, और अध्याय 17 मैंने पहले ही कहा था कि इसको प्रकीर्ण लिखा जाता है, और 96 से लेकर 102 तक की धारा इसमें है। ये लीजिए, मैंने बताया था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के संबंध में क्या सही नहीं है। इसके 17 अध्याय है, बिल्कुल है, 17 अध्याय है, इसमें 105 धाराएं हैं, गलत, 102 धाराएं हैं। इसमें एक लास्ट में अनुसूची है, बिल्कुल है। यह 19 अप्रैल 2016 है, उसको ये प्रभावी हुआ, बिल्कुल हुआ, 19 अप्रैल 2017 को, 16 को, 2017 को। तो यहां पे मैं अनुसूची की बात, यहां पे अनुसूची की बात देखिए, अनुसूची, ये जो हम लास्ट में अनुसूची पढ़ेंगे, इसमें धारा 2 का खंड यह गए, ये पूरा का पूरा इस अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जैसे आरटीई की अनुसूची में से आता है, वैसे इसमें से आएगा। तो देखिए, इसके अंदर 17 अध्याय, 102 धाराएं, एक अनुसूची। अनुसूची में धारा 2 का खंड यह या गै के जितने भी जो मानक है वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो ये था अभी तक का हमारा एक इसका ब्रीफ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आइए दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम इसके सभी के जो 16 अध्याय और संबंधित धाराएं। आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे भी, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन बनेगा। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 और 2, अध्याय 2 अधिकार और हकदारियां 3 से 15, अध्याय 3 शिक्षा 6 से 18, अध्याय 4 कौशल विकास और नियोजन 19 से 23, अध्याय 5 सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य पुनर्वास और आमोद प्रबोध 24 से 30, अध्याय 6 संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध 31 से 37, अध्याय 7 उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध 38वीं सिर्फ एक ही धारा है अध्याय नंबर 7 में। अध्याय 8 वेरी इंपॉर्टेंट समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 39 से 48, अध्याय 9 दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं का अनुदान 49 से 55 तक की धाराएं। अध्याय नंबर 10 विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों का प्रमाणन 56 से 59 तक। अध्याय 11 जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर की समितियां जो 60 से लेकर 73 तक की धाराएं इसमें हैं। अध्याय नंबर 12 दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त की बात 74 से लेकर 83 तक की धारा। अध्याय नंबर 13 विशेष इंपॉर्टेंट विशेष न्यायालय 84 से जो है 85 नंबर की धारा। अध्याय नंबर 14 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि। अध्याय नंबर 15 दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि 86 से 87 और इसमें केवल एक 88 नंबर की धारा है। अध्याय नंबर 15 में सिर्फ एक ही धारा है, तो 7वें में और 15वां में सिर्फ एक एक धारा है, वहां पे 38वीं धारा थी और यहाँ 88 नंबर की धारा है। और अध्याय नंबर 16 है अपराध और शास्तियां 89 से लेकर 95 तक। और अध्याय नंबर 17 प्रकीर्ण 96 से लेकर 102 तक। और एक लास्ट में अनुसूची है जिसमें धारा 2 का खंड ये और गे के जो मानक है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये है हमारा जो इसकी अध्याय, किस प्रकार से ये अध्याय काम करेंगे। आइए इसकी विधिवत हम शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 का क्या नाम था? प्रारंभिक। अध्याय नंबर 1 में कौन सी धारा थी? पहली और दूसरी। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पहला अध्याय होगा उसका नाम हमेशा ही प्रारंभिक होगा और उसमें हमेशा ही पहली और दूसरी धारा है। आइए देखते हैं, हर धारा का नाम भी है, वो भी मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट बताऊंगा और लास्ट में एक साथ एक सूची दूंगा आपको। जब हम 102 पढ़ लेंगे तब मैं 40-50 की एक सूची दूंगा कि भाई साहब ये धारा तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे यदि आप अध्याय और अध्याय की धाराओं के साथ नाम अभी भी मैच कर लेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें वहां से इजी हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, इसके अध्याय का नाम मैच करवाना और धारा मैच करवाना क्वेश्चन दोनों आएंगे। ये आज पक्का मान के चलो, ये क्वेश्चन है आपके, मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं। अभी तक आए हुए 10-12 आरटी के ऐसे क्वेश्चनों के आधार पर कह रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा। अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक धारा 1 और 2। धारा 1, इस धारा 1 का जो नाम है वो नाम है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस धारा में जो लिखा है वो मैं आपको एग्जैक्ट, मैं कहीं मेरी तरफ से इसमें कोई लैंग्वेज नहीं, मैं लैंग्वेज का सरलीकरण किया, सिंप्लीफिकेशन किया मैंने आप लोगों के लिए। संक्षिप्त नाम क्या है?
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। ये लीजिए, पूरा नाम पूछ सकता है। 2016 में दिव्यांगजनों के लिए जो एक्ट बना था उसका पूरा नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन में अधिसूचना के द्वारा नियत करेगी। और ये तारीख ये रही है, आरपीडब्ल्यूडी कानून 19 अप्रैल 2017 है। यहां 17 कर लेना, वैसे थोड़ा सा गलती होगी। 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 19 अप्रैल 2017। 100% ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% ही पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन तो, क्योंकि ये 19 अप्रैल 2017 को, और मैं बता दूं आपको कि ये जब आया था तब वो उस तारीख थी, वो 27 दिसंबर थी। ये रही 27 दिसंबर 2016 को ये इस प्रकार से पारित हुआ, ये गजट में इस प्रकार से छपा। 27 दिसंबर 2016 का ये गजट नोटिफिकेशन 27 दिसंबर 2016। और जब ये लागू होने की डेट, जब इसके जो पहली जो धारा है उसमें लिखा हुआ है, यहां तो नहीं लिखा, गजट नोटिफिकेशन अलग से जो जारी हुआ, यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में, कौन जारी करेगी? केंद्र सरकार। किसमें? गजट नोटिफिकेशन में अधिसूचना जब जारी करेगी। और यह जो कानून लागू हुआ 19 अप्रैल 2017। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 19 अप्रैल 2017। कब हुआ? 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये लीजिए धारा नंबर 2, बहुत बड़ी धारा है ये। धारा नंबर 2 हमेशा ही परिभाषाएं होती है। परिभाषाओं में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो कानून है आपका, इस कानून को सिंपल तरीके से डेफिनेशन के माध्यम से बताया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो धारा 2 है, परिभाषा इसमें दी हुई है, इसके माध्यम से सबसे पहले लिखा है अपील अधिकारी कौन होगा। क्योंकि इसमें जो जो नाम आएंगे उनको थोड़ा सिंपल किया है। इसमें एक नाम आएगा अपील अधिकारी बार बार, और वो अपील अधिकारी हमारी धारा 14, 53 और 59 में जो लिखा होगा उसके अनुसार हम जब पढ़ेंगे वहां पे। और ये अपील अधिकारी, इस प्रकार के प्रमाणकर्ता अधिकारी, ये बाद में लास्ट में लिखा होगा कि इनको डिसाइड करने का काम समुचित सरकार का है या राज्य सरकार का है। यानी राजस्थान का, जब अब हम इसी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के जो राजस्थान के नियम है हम वो भी पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि यहां पे इनको अपील अधिकारी किसको माना गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो लेकिन यहां पे फिर भी अपील अधिकारी धारा 14, 53 और 59 के अनुसार अपील अधिकारी डिसाइड होगा। देखिए समुचित सरकार, मैंने पहले ही कहा था कि पूछ सकता है समुचित सरकार कौन होगी। समुचित सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। जहां केंद्र का राज है, केंद्र शासित प्रदेश है, या छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अनुसार जो छावनियां बनी है जो केंद्र के नियंत्रण में, वहां केंद्र सरकार जो है वो समुचित सरकार होगी। और राजस्थान में, जैसे राजस्थान में, एमपी में, वहां पे बिहार के अंदर वहां की राज्य सरकार है वो समुचित सरकार होगी। ये सिंपल सा है, ये सभी जगह आता है। रोध, जैसे हम जिसको अवरोध कहते हैं, यहाँ पे रोध लिखा है। और रोध कैसा? अवरोध कैसा? ऐसा कारक जिसमें सहसूचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनीतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित है। यानी ऐसा कोई सा भी अवरोध आ सकता है। ध्यान रखना, ये रोध की डेफिनेशन, कैसा अवरोध, कैसा रोध, कैसा बैरियर। बैरियर सहसूचनात्मक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भाव संबंधी हो सकता है और अवसंरचनात्मक हो सकता है। ये सारे के सारे अवरोध है जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं। ये लीजिए, परिभाषाओं में से पहली परिभाषा रोध की आपसे पूछी जा सकती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार रोध में क्या शामिल है। रोध में शामिल है सहसूचनात्मक रोध, सांस्कृतिक रोध, आर्थिक रोध, पर्यावरणात्मक रोध, संस्थागत रोध, राजनीतिक रोध, सामाजिक रोध, भाव संबंधी रोध और अवसंरचनात्मक रोध। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवरोध है, चढ़ नहीं सकते, रैंप नहीं है, हैंडरेल्स नहीं है, ये सारे। यहां सहसूचनात्मक, सूचना किस रूप में, पढ़ नहीं सकते, लार्ज फॉन्ट नहीं है, ब्रेल लिपि नहीं है, डिजिटल नहीं है, किसी भी रूप में, ये सारे बैरियर है।
देख रेख करता माता पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों के सहित, यानी माता पिता देख रेख करता हो सकता है, कुटुंब के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं सहित ऐसा व्यक्ति जो संदाय करने पर या उसके बिना, यानी पैसे लेके या बिना पैसे के किसी दिव्यांगजन को देख रेख, सहारा या सहायता देता है, वो इसका दिव्यांगकर्ता का देख रेख करता कहलाता है। यानी इसमें देख रेख करता कौन हो सकता है? माता पिता हो सकता है, कुटुंब का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुटुंब का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी प्रकार का संदाय राशि लेकर किसी की देखरेख करता है, तो वो भी उसका जो है देखरेख करता होगा, जो सहारा करता है, देखरेख करता है और सहायता देता है। प्रमाणन कर्ता प्राधिकारी, यानी इसमें एक वर्ड बार बार बीच में आएगा, प्रमाणन कर्ता प्राधिकारी। धारा 57 के अधीन जिस भी अधिकारी को प्रमाणन कर्ता माना जाएगा उसको हम वहां पे देखेंगे। ये रहा संसूचना, इसका क्वेश्चन बन सकता है। ससूचना, संसूचना के उपाय और रूप, ससूचना के उपाय और रूप, विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, प्रारूप, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, वीडियो, दृश्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और सह सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारी की सारी सूचना प्रदान करने की जो विधाएं हैं उनको इस प्रकार से यहाँ पे जो है सह सूचना लिखा हुआ है। और ये आरटी की धारा 2 के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। संसूचना यानी कम्युनिकेशन, मैसेज और ये सारी चीजें हैं, तो ये कम्युनिकेशन या मैसेज जो है या संप्रेषण हम इसको बोल दें, संप्रेषण या हम इसको सूचना बोल दें या हम इसको मैसेज बोल दें तो गलत नहीं है। ये संप्रेषण या मैसेज हमारे दिव्यांगकर्ता के रूप में ससूचना के उपाय और रूप विधान, भाषा हो सकती है, पाठ का प्रदर्श प्रारूप हो सकता है, कोई लेख हो सकता है, कोई स्पर्शनीय कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, कोई बड़ा मुद्रण लार्ज फॉन्ट हो सकता है, कोई पहुंच योग्य मल्टीमीडिया हो सकता है, कोई लिखित चीज हो सकती है, कोई श्रव्य हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई प्रदर्शन वाले संकेत भाषा, कोई प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, कोई संकेत भाषा भी कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई सरल भाषा, कोई ह्यूमन रीडर, आजकल ह्यूमन रीडर इस प्रकार के आते हैं, वो भी इनके लिए कम्युनिकेशन होता है। संवर्धित, मॉडिफाइड या अनुकल्पित डिजाइन कोई पद्धति हो सकती है, और पहुंच योग्य जानकारी और जो है इस प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, वेब हो सकता है, ऐप हो सकता है, विभिन्न प्रकार के आईसीटी के संसाधन हो सकते हैं, इन सबको कम्युनिकेशन कहा है। संसूचना यानी कम्युनिकेशन। हमने पहले कहा था कि कम्युनिकेशन एक अवरोध हो सकता है, क्योंकि यदि इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये समझेंगे कैसे, इसलिए इन तरीकों से इनसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ये सारे तरीके हैं। सक्षम प्राधिकारी, धारा 49 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी। विभेद, ये फिर एक अलग अच्छा जो है डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, परिभाषा। विभेद का क्या मतलब है? दिव्यांगता के आधार पर विभेद, यानी दिव्यांगता के आधार पर भेद करना, अपवर्जन, निर्वधन, जो राजनीतिक विभेद, आर्थिक विभेद, सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक विभेद, सिविल विभेद या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में हो, उन सबको यहाँ पे विभेद कहा है। किस प्रकार के विभेद? विभेद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में जो मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं को रोकते हैं, बैरियर करते हैं, अपवर्जित करते हैं, उनको रोकते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, तो वो विभेद है। स्थापन यानी सरकारी या प्राइवेट कोई भी संस्था। निधि, ये रहा निधि, 100%, ये रहा निधि। धारा 86 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको अध्याय नंबर 2 से आ सकता है कि राष्ट्रीय जो इस प्रकार का एक्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसकी धारा 86 क्या है? राष्ट्रीय निधि। राष्ट्रीय निधि कौन सी धारा में है? धारा 86 में है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले से इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सरकारी स्थापना, केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम, यानी केंद्र या राज्य का अधिनियम या इनके अधीन निगम या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के,
किसी भी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकृत या निकाय, यानी कोई भी सरकारी स्थापना का मतलब ये हो गया कि कोई भी सरकारी निकाय या संस्था जो सरकार के द्वारा या सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व है, उसको सरकारी निगम कहा है। उच्च सहायता, ये देखिए एक अध्याय था उच्च सहायता प्राप्त दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। तो उच्च सहायता क्या है? शारीरिक, मानसिक और गहन सहायता जो दैनिक क्रियाकलाप के लिए दिव्यांगजन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा, नियोजन, कुटुंब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार भी शामिल है। यानी ये उच्च सहायता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में इनको जरूरत है, जो शारीरिक, मानसिक और गहन सहायता हो सकती है। ये शिक्षा में, रोजगार में, कुटुंब में, सामुदायिक जीवन में, व्यवहार में, रोग उपचार में भी इनकी जरूरत है। तक पहुंच सुविधाएं और भागीदारी के लिए स्वतंत्र और बुद्धिमान विनिश्चय के लिए उच्च सहायता इनको देनी चाहिए। उच्च सहायता दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए जीवन के सभी क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है उसको इस प्रकार से इन्होंने उच्च सहायता कहा है। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और गहन रूप से किसी भी रूप में हो सकती है। आइए देखते हैं सम्मिलित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा भी हम यहाँ पे कहें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा नाम नहीं लिख के इस एक्ट में लिखा है सम्मिलित शिक्षा। और सम्मिलित शिक्षा होती है दिव्यांगजनों और दिव्यांग जो नहीं है उनके साथ एक साथ बैठ के पढ़ने की शिक्षा को सम्मिलित शिक्षा कहा है। क्या कहा है? दिव्यांगता और दिव्यांगता रहित छात्रों की एक साथ शिक्षा हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा है, समावेशी शिक्षा की बात की है कि जो दिव्यांग बालक है और दिव्यांगता रहित बालक है, इन दोनों की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। तथा शिक्षण और विद्या की पद्धति यानी टीचिंग और मेथड्स जो भी है वो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप में अनुकूलित होनी चाहिए। सम्मिलित शिक्षा कहती है दिव्यांग बालक और जो दिव्यांग नहीं है वो दोनों एक साथ बैठ के पढ़े। इनकी शिक्षण पद्धति और विभिन्न प्रकार की विधाएं उन दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे सम्मिलित शिक्षा में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रण सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं तथा संबंधित सभी सेवा और नए जो भी इनोवेशन और परिवर्तन होते हैं इन सबको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी आधारित जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है उन सबको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सिंपल सी बात। संस्था का मतलब यहाँ पे क्या है? दिव्यांगजनों के प्रवेश, देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और अन्य क्रियाकलाप करने वाली संस्था। यानी कोई भी संस्था यहाँ पे जो लिखा है ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी संस्थाएं होगी जो या तो दिव्यांगजनों के प्रवेश के, देखरेख के, संरक्षण के, शिक्षा के, प्रशिक्षण के, पुनर्वास का काम करती है, उनको संस्था कहा गया है। स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका और हमारी जो पंचायतें होती है वो हमेशा ही स्थानीय प्राधिकारी होती है। हर एक्ट में आपको ये दोनों मिलेगी, जैसे समुचित सरकार वैसे स्थानीय प्राधिकारी। अधिसूचना क्या होती है? जो राजपत्र में प्रकाशित होती है वही अधिसूचना यहाँ पे लिखा है। संदर्भित दिव्यांगजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लीजिए 100%, बहुत ही शानदार। 40% से अन्यून का व्यक्ति यानी बेंच मार्क हमारी जो दिव्यांगता है वो कितने प्रतिशत है? 40% है। तो संदर्भित दिव्यांगता का संदर्भ कितने प्रतिशत? कम से कम 40% की दिव्यांगता होनी चाहिए। 40% से अन्यून का व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये है कि कम से कम 40% जो है, कम से कम 40% की जो दिव्यांगता जो है वो हमारे लिए बेंच मार्क, संदर्भित दिव्यांगता जो है वो हमारी बेंच मार्क जो दिव्यांगता है वो 40% का नियम है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार बेंच मार्क दिव्यांगता कितनी? 40%। दिव्यांगजन, लो दिव्यांगजन में क्या कहा है? दीर्घकालिक, अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति जिसे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है, उसको दिव्यांगजन कहा है। यानी लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी हानि वाला व्यक्ति इस प्रकार का, जिससे अनेकों प्रकार की समाज में बाधाएं लंबे समय तक जो करनी पड़ती है, उसको दिव्यांगजन का डेफिनेशन दी गई है।
उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन, ये धारा 58 में हम पढ़ेंगे, उच्च सहायता वाला आवश्यकताओं का दिव्यांगजन। विहित, विहित का मतलब है कि अधिनियम में जो भी बनाए गए नियम है उनको विहित कहा है। प्राइवेट संस्थाएं, कोई भी कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संगठन, संघ, कारखाना, ये सारे प्राइवेट संस्थान हैं। सार्वजनिक भवन, यहाँ पे देखिए सार्वजनिक भवन, क्योंकि सुगम्य भारत अभियान जो है वो इन सार्वजनिक भवनों पे विशेष तौर से ध्यान देता है। सार्वजनिक भवन का मतलब है कोई सरकारी या निजी भवन। देखिए निजी भवन भी इसमें शामिल है। किसी भी सार्वजनिक भवन में सरकारी भवन के साथ निजी भवन इसमें शामिल है, जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी बार बार जनता वहां बहुत जाती है या उनकी पहुंच में है। जैसे प्राइवेट जो हमारी स्कूलें हैं तो वहां तो बहुत बच्चे जाते हैं, वो सार्वजनिक ही हो गया। बहुत मंदिर है, सार्वजनिक ही हो गया। अस्पताल हैं, सार्वजनिक ही हो गया। यानी जैसे शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यस्थल, वाणिज्यिक स्थल, सार्वजनिक सुविधाएं जो फैसिलिटीज है, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश, मनोरंजन, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न प्रकार के विधि अभिकरण, सुधारात्मक और न्यायिक जो क्षेत्र होते हैं, रेलवे है, प्लेटफॉर्म है, सड़क परिवहन, बस स्टैंड, टर्मिनल, विमानपत्तन, जलमार्ग, ये सारा का सारा सार्वजनिक भवन की श्रेणी में लिखा है यहाँ पे कि ये सुगम्य होने चाहिए, यहाँ पर इनकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसे लिखा है सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं, ये सार्वजनिक परिवहन था या सार्वजनिक सुविधाएं। वृहद स्तर पर जनता को प्रदान सेवाएं जैसे आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, नियोजन, विभिन्न प्रकार के रोजगार, उन्नयन, विक्रय स्थल, विपणन केंद्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश, मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य पुनर्वास, बैंक, वित्त, बीमा, संचार, डाक, न्याय, सार्वजनिक उपयोगिता, परिवहन, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं हैं और सेवाएं हैं, ये इनकी पहुंच में होनी चाहिए। तो ये सार्वजनिक परिवहन, ये सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं। अगला लिखा है युक्ति युक्त आवासन। युक्ति युक्त आवासन का मतलब है अन्य व्यक्तियों के समान दिव्यांगजनों को भी आवास सुविधाएं, इनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। रजिस्ट्रीकृत संगठन ये कहता है कि जो भी संसद या विधानमंडल, भारत की संसद या राज्यों के विधानमंडल के अधिनियम के अधीन कोई भी रजिस्ट्रीकृत दिव्यांगजनों का कोई संगम या दिव्यांगजन संगठन, दिव्यांगजनों के माता पिता का संगठन, दिव्यांगजनों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर लाभकारी संगठन, न्यास, सोसाइटी या अलाभकारी कंपनी, इन सबको रजिस्ट्रीकृत संगठन कहा जाता है। और इनको कंपनी अधिनियम के तहत, जो रजिस्ट्री अधिनियम है उनके तहत रजिस्ट्री जो है करवाना पड़ता है। अगला है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन। दिव्यांगजनों को अनुकूलतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्थापित प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को पुनर्वास कहा जाता है, रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। दिव्यांगजन अपने अनुकूल वातावरण में शारीरिक रूप से, संवेदी रूप से, बौद्धिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से और सामाजिक कार्य करने के लिए जिस स्थान पर रहते हैं उनका स्थान स्थापित किया जाता है, पुनर्वास कहलाता है। विशेष रोजगार कार्यालय। विशेष रोजगार कार्यालय का मतलब है यहाँ पे दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं, यानी जो दिव्यांगजन है उनमें से कर्मचारियों को लगाया जाना। दिव्यांगजन के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं वो विशेष रोजगार कार्यालय। और ऐसी रिक्तियां जिन पर संदर्भित दिव्यांगजन नियोजन चाहते हैं को नियुक्त किया जाए। इन सब से संबंधित जो सूचना एकत्रित करते हैं, सूचना रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनको विशेष रोजगार कार्यालय कहते हैं। जहां दिव्यांगजनों की सूचना हो, दिव्यांगजनों को लगाया जाना हो या विशेष सीट ही दिव्यांगजन के लिए हो, ऐसे विशेष रोजगार कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए होते हैं। विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अनुसूची में लिखित, ये लो, इसको तो 10 बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो चाहिए, यही मैं कह रहा हूं, यही वो अनुसूची में है। परिभाषा जो धारा नंबर 2 है, इसका ये और गै, यानी धारा 2 का पार्ट ये और गै, जिसमें विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की बात कही गई है, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात कही गई है, ये वो 21 प्रकार की दिव्यांगता अनुसूची में लास्ट में लिखी हुई है और वही ऑथेंटिक है, वही हम पढ़ेंगे। तो ये बात की गई है धारा 2 में ये और गै में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता जो अनुसूची में लिखित है। जब हम अनुसूची पढ़ेंगे तो 100% इसको देख लेंगे। नेक्स्ट लिखा है परिवहन प्रणाली।
सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन यानी सारे परिवहन तथा अंतिम मील तक संबंधता के लिए सह अभिवहन प्रणाली, जिसमें एक दूसरे के साथ कई प्रकार की चीजें जुड़ी हो, सड़क और गली और संरचना, यह सारा का सारा परिवहन प्रणाली है। इवन तक कि गली की संरचना भी जो है परिवहन प्रणाली के अंदर इन्होंने माना है। और सर्वव्यापी डिजाइन, जो डिजाइन हो वो सभी जगह अच्छी हो, सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत है, जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू हो। यानी इस प्रकार की डिजाइन हो जहां पे दिव्यांगजन भी आसानी से उस चीज को एक्सेस कर पाए। यह है हमारा RPWD एक्ट। यह है RPWD एक्ट का यूएनओ के साथ हमारा जो बात कही गई है वो। यह है हमारे RPWD एक्ट के जो 17 अध्याय, 102 धाराएं और एक लास्ट में अनुसूची जिसमें हमारी धारा 2 का ये और गै जो लिखा है वो। तो ये इस प्रकार से और अध्याय नंबर 1 आपका पूरा होता है। ऐसे 17 अध्याय है। तो ये आज क्योंकि हमने पहले का संदर्भ देखा है और ये ध्यान रखना 19 अप्रैल 2017 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ये 100% आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 1 RPWD एक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय नंबर 2 और 3 जो है वो आपको मिलेंगे। थैंक यू। ऐसे ही आपको अब यहाँ से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, अब आपको यहाँ से ये PDF जो है साथ साथ में मिलती जाएगी, यही आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप वो मेन कानून भी देखोगे तो वही सारी चीजें हैं। तो आप ऐसे ही देखते रहें। डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप, इसको डाउनलोड करें, वहाँ से रेगुलर क्लासें देखें और आपका जो गेजेटेड ऑफिसर का जो पद है उसको प्राप्त करें, जिद करें और आगे बढ़ें। ये थ्योरी आप हमेशा अपनाएं। थैंक यू।